हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हमारी राजनीति विज्ञान हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वो हमारे पार्लियामेंट थी, और पार्लियामेंट में हमने पढ़ लिया था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा कंप्लीट हुआ, लोकसभा हमारा टॉपिक चल रहा था और उस लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर चुके थे। अभी आज हम लोग लोकसभा का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो इसमें आपने कुछ डिस्कस किया था कि प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरी बात हमने इसमें ये करी थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? सार्वभौमिक यानी सबको, वयस्क यानी जिनकी उम्र कितनी हो गई, 18 वर्ष हो गया हो सबको, और मताधिकार यानी वोट का अधिकार। ये जो पूरा अपने आप में जो वर्ड है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, यहाँ आप यूं समझें कि भारत में वोट देने का जो राइट्स जो दिया गया है लोगों को, उसके बीच में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं किया गया है। सभी जो भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और उनका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है, वह अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लिंग के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, या आप लोग और कह सकते हैं कास्ट, जाति के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर। इस प्रकार का कोई भी इश्यूज नहीं किया गया है। सीधा सीधा लिखा हुआ है जिनकी उम्र जो वयस्क हो गया है उसको क्या है, वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये सब भारत के सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई या वो अधिक हो गया, वो अपना वोट क्या कर सकता है, दे सकता है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनता क्या करती है, डायरेक्ट करती है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट करती है। जनता डायरेक्ट अपने सांसद चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है। एक तीसरी बात करी गई है पद्धति। पद्धति का मतलब क्या है, विधि क्या है, इनके चुनाव की विधि क्या है। ये तो हो गया कि आप गए और आपने डायरेक्ट वोट डाला, उसके बाद वो मत पेटी में बंद हो गया, मशीन हो रहा है तो ईवीएम में है तो मशीन में बंद है, लेकिन उसके बाद उसकी गणना कैसे होगी। तो जैसे आपने राज्यसभा के पढ़ा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति, वहां हम लोग यहां लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ध्यान में रखना है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। इसका मतलब हिंदी में बात करें तो अग्रता ही विजेता, यानी जो सर्वाधिक वोट लेगा वो ही चुनाव जीतेगा। यहां पर निश्चित कोटे की बात नहीं करी गई है, निश्चित कोटा की कोई बात नहीं की गई है। निश्चित कोटा मिलना जरूरी नहीं है, जबकि राष्ट्रपति या राज्यसभा या आप लोग अन्य जो विधान परिषद वगैरह के जो वोटर्स देखते हैं उसमें एक निश्चित अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी अग्रता, यानी जो ज्यादा वोट लेगा वही चुनाव जीतेगा। इसको इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल फॉर देखिए, जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 कैंडिडेट्स हैं और टोटल वोट पड़ा है। छोटा सा लेते हैं हम लोग ताकि समझने में हम लोगों को क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो मान लीजिए कुल वोट पड़े कुल वोट पड़े 100। अभी इसकी गणना करनी है हमें, तो इसमें देखिए आप लोग 100 वोट है
तो वहां हम बात करें कि एक को मिल गया जैसे 30 वोट मिला है, एक को मान लीजिए 24 वोट मिला है, और फिर आप लोग देखें यहाँ पे एक को मान लीजिए यहाँ 16 वोट मिल गया, और एक को जैसे 10 मिल गया, तो 30 और 40 70 80 और 90 100 यानी 20 टोटल हो गया होगा। शायद मेरा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकता है, लेकिन हमने 100 वोटों को बांटना है। कुल मिला के देखिए 30 40 हो गया, 40 और 30 70 80 90 100 वोट को हमने जब गिनती किया वोटर्स को, इस 100 वोट पड़ा है पूरा, वहां लाखों में होता है, हम लोग छोटा ले रहे हैं उदाहरण। तो यहाँ हम देखते हैं आपके अनुसार इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा वोट ए को मिल रहा है। एक कैंडिडेट है, नाम नहीं है, एक कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला? 100 में से 30% वोट मिला है, या 30 वोट मिला है, क्योंकि वहां पे 100 ही रख लिया हमने। बी को 24 मिला है, सी को 16 मिला है, डी को 10 मिला है, और ई को 20 मिला है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मतगणना करें तो आपको, अगर राज्यसभा की बात करें तो न्यूनतम कोटा 50+1 होगा। न्यूनतम कोटा अनुपातिक में तो क्या होगा? 50%+1, यानी इस 100 में से कितना वोट मिलना चाहिए? 51 वोट मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली वो ये कहती है कि उसे निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं है। वो इन पांचों में, इन चारों में या इन पांचों कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा वोट लाता हो। तो सबसे ज्यादा वोट कौन ला रहा है? तो विजेता कौन है यहाँ? विजेता कौन है? ए। चुनाव कौन जीत गया? ए। कितने वोटों से जीता? देखिए बी के साथ में इसकी टक्कर है, बाकी का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ इन दोनों में टक्कर है, तो 30 में से 24 यानी 6 वोटों से वो चुनाव जीत गया। 6 वोटों से चुनाव जीत गया। अब आप लोग देखिए इसमें एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खामी है, एक कह सकते हैं आप लोग, कि इसको कितने लोगों ने पसंद किया? इसको कितने लोगों ने पसंद किया? 30 लोगों ने पसंद किया। 100 में से 30 लोगों ने पसंद किया। कितने लोगों ने पसंद किया? पसंद, ये कह सकते हो वोट देने का मतलब पसंदित हो गया। तो 30 लोगों ने इसको पसंद किया, और इसको नापसंद कितने लोगों ने किया? 70 लोगों ने। 70 लोग ये कहते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, अच्छा लोग नहीं है, हम इसको वोट नहीं देंगे। 24 16 10 20 को जोड़ेंगे तो टोटल 70 लोग इसके खिलाफ हैं। यानी इसको तो केवल 30 लोगों ने वोट दिया, बाकी जो 70 लोग हैं उन्होंने ए बी सी डी ई को वोट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 लोग ए को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी वहां का सांसद है। यही विधि विधानसभा के चुनाव में, यही विधि आपके पंचायत जो आपका स्थानीय शासन है, सरपंचों में भी ये होता है कि सरपंच में 10 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और वहां पर आप लोग देखिए जो बहुत कम वोट लाते हैं, 500-400 वोट लेके आते हैं, वही चुनाव जीत जाते हैं। जबकि वोटिंग होती है 4-4 5-5 हजार की, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से डिवाइडेशन हो जाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हो आप लोग बहुमत की जीत नहीं हुई यहाँ पर। ये देख सकते हो आप लोग, एक निश्चित कोटा नहीं है यहाँ, तो एक कम वोट लाने वाला भी व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये आपको समझना था कि फर्स्ट पास ऑफ द पोस्ट सिस्टम यानी अग्रताई विजेता, यानी जीता वही सिकंदर। अभी इनमें सिकंदर कौन है? ए है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम बात करने कि हमारी जो आपकी लोकसभा थी उसमें आगे सार्वभौमिक आ गया, वयस्क मताधिकार हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, और इसके अलावा और क्या प्रावधान है? और इसमें देखिए आप आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आरक्षण लोकसभा के स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति SC एंड ST के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या
के अनुपात में क्या दिया गया है, सीटों का आरक्षण दिया गया, सीटों का आरक्षण दिया गया। तो कितनी सीटें एससी के पास में, कितनी है, 84 सीटें लोकसभा की, और एसटी में कितनी है, 47 सीटें। यानी आप लोग ये कह सकते हो कि जो आपकी टोटल 543 सीटें हैं उसमें से 84 कैंडिडेट्स आप एससी के लोग खड़े होंगे पूरे देश में। विभिन्न प्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व किया जाता है, और उससे केवल एससी का कैंडिडेट, उससे केवल एसटी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उनमें से एक जीतेगा। तो 84 सीटें ये रिजर्व की गई है, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है लोकसभा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रतिनिधित्व को मतलब इस तरह से बांटा गया है कि समय समय पर इनका जैसे लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी उसके अनुसार इनका भी बढ़ता रहेगा। तो एससी को 84 सीटें 84 है, एसटी को 47। इसके बाद देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल देखिए सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और इसका उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल कौन से में किया गया है, 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 ये बताता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और ये कहां से कहां तक होगा, प्रथम बैठक से शुरू हो जाएगा और उस प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होगा। प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होगा। इससे पहले भी क्या, और 5 वर्ष तक होगा, इसका मतलब जैसे लोकसभा का कार्यकाल होगा वैसे ही सदस्यों का कार्यकाल भी होगा। सदस्यों का कार्यकाल भी उतना ही होगा जितना लोकसभा का कार्यकाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वहां हमने देखा था राज्यसभा में 27 सदस्य, इसका मतलब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष था। लेकिन यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष है, वहीं सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष है। इससे पहले भी लोकसभा को आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति समय से पहले प्रधानमंत्री की सलाह से क्या कर सकता है, समय से पहले भी भंग कर सकता है और नए चुनाव घोषित कर सकता है, यानी नए चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये भी इसमें किया गया है। लेकिन सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की सलाह होगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल से पहले भी लोकसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, जिसको आप लोग कहें मध्यावधि चुनाव होंगे। पूरा 5 साल निकलता है तो आम चुनाव होगा, लेकिन बीच में अगर होता है तो मध्यावधि। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य अगर मृत्यु हो जाती है, रिक्ति हो जाती है किसी प्रकार से, उनके लिए जो चुनाव होते हैं वो उपचुनाव कहलाते हैं, और जो पूरा होता है वो होता है आम चुनाव, और जो बीच में अगर होता है तो मध्यावधि चुनाव होता है। इसके अलावा इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रहा हो, यानी राष्ट्रीय आपात, देश में राष्ट्रीय आपात लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हुआ है 1976 से लेकर 1977 तक। ये जब देश में आपातकाल लगा था, इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, उस समय देश में जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, तो 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अमेंडमेंट किया गया था। और उस अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में, क्योंकि उस समय जब देश में आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा के चुनाव करवाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सामान्य सी जानकारी आपको शायद समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लोकसभा, जैसे आपने देखा राज्यसभा का एक पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है बोले आप, उपराष्ट्रपति। क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, जो उसकी कार्यवाही का क्या होता है, संचालन करता है। ऐसे ही आपकी लोकसभा का भी क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में व्यवस्था की गई है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये 2 पोस्ट होती हैं जो क्या करती हैं, आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा के संचालन के लिए लोकसभा का क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। इसका निर्वाचन कैसे होगा, पहली बात
इसका निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन निर्वाचन जो किया जाएगा वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी लोकसभा का क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य तो होना ही चाहिए। जैसे आप 543 लोग चुनकर जाते हैं तो 543 में से ही लोकसभा स्पीकर होगा। जैसे राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति होता है तो वो सदन का सदस्य नहीं होता, प्रश्न बनता था वहां। यहाँ पर ये होता है कि वो उसी सदन का सदस्य होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि वो जो लोकसभा के अन्य उसके साथी लोग हैं वो उसको चुनाव से क्या करेंगे? जिताएंगे उसको। यानी मान लीजिए 2-3 खड़े हो रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति को क्या करेंगे? चुनाव होगा और उसमें उसको ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो साधारण पद्धति से, और वो लोकसभा का स्पीकर। ऐसा ही दूसरा एक डिप्टी स्पीकर होता है, यानी उपाध्यक्ष होता है, उसका चुनाव भी इन्हीं में से होता है और वो भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ बारीकियां थी इसके बारे में। और इसका जो कार्यकाल होगा, या ये कह सकते हो इसका जो कार्यकाल होगा वो प्रथम बैठक से वही 5 वर्ष होता है वैसे तो, लेकिन इसके लिए ये कहा गया है कि जब आपकी जो लोकसभा भंग हो गई, लेकिन जब नई लोकसभा आएगी उसकी जो जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। जैसे अभी आज वर्तमान की बात करें हम लोग, लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। अब मान लीजिए आप इस ओम बिड़ला को हटाना चाहते हैं, हटाने का क्या प्रावधान है? लोकसभा स्पीकर को हटाने का क्या प्रावधान है? प्रावधान क्या है? तो इसके लिए क्या है कि उस समय जो आपकी लोकसभा की जो संख्या है, लोकसभा की तत्कालीन बहुमत कह सकते हैं आप लोग, तत्कालीन बहुमत से संकल्प पारित कर इसको हटाया जा सकता है। संकल्प पारित करने का मतलब यहाँ क्या है? वही जैसे आप ये कहे तत्कालीन संख्या तो कौन सी होगी? जैसे 543 है, लेकिन इसमें रिक्ति होगी, मान लीजिए 7 हो गई या 8 हो गई, जो भी है, तो मान लीजिए इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बच गया? 536 बच गया। 536 लोग है, उस 536 का कितना साधारण बहुमत यानी 2 का भाग देंगे तो 269 के आसपास जो लोग होंगे वो क्या होंगे? उसके पक्ष में होना चाहिए, किसको हटाया जाना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना। रिक्ति का मतलब जैसे मान लीजिए कोई अपने पद से इस्तीफा दे दिया किसी सांसद ने, या किसी की मृत्यु हो गई, या किसी कारण से उसका पद चला गया, तो ऐसे 7 पोस्ट अभी खाली है, यानी दोबारा चुनाव ने, उपचुनाव ने, इसका मतलब तत्कालीन बहुमत से, तत्कालीन बहुमत 536 और उसका 269 उसके पक्ष में वोटिंग होना चाहिए, तो उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और ये किसको इस्तीफा देगा? त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र जो देगा, ये तो लोकसभा जो स्पीकर है वो तो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और अध्यक्ष यानी ये कह सकते हो एक दूसरा देता है, ये तो इसको देगा और ये इसको देगा। ठीक है, यानी उपाध्यक्ष को अध्यक्ष देगा और अध्यक्ष को उपाध्यक्ष देगा, एक दूसरे को ये देते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा स्पीकर की कार्य और शक्तियां क्या क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।